गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अग्निवीर के स्कीम के बारे में और डिस्कस करेंगे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में। सिक्किम फ्लड के बाद जो तीस्ता रिवर की इम्पोर्टेंस है यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी में आए हुए हैं। तो पहला आर्टिकल रिलेटेड है हमारा अग्निवीर स्कीम के बारे में। देखो कंटेक्स्ट ये है, रिसेंटली क्या हुआ है, एक सोल्जर जो शहीद हो गए सियाचिन ग्लेशियर में, उनको अग्निवीर की स्कीम के तहत रिक्रूट किया गया था। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि अग्निवीर स्कीम कैसे वर्क करती है। देखो, जो सोल्जर शहीद हुए हैं अग्निपथ जो अग्निवीर के स्कीम के अंदर, उन्हें पेंशन की स्कीम नहीं मिलेगी। अपोजिशन के द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि आपके द्वारा इसमें कोई ग्रेचुटी और पेंशन नहीं दी जाएगी। देखो ये स्कीम क्या कहती है, देयर शैल बी नो इंटाइटलमेंट टू ग्रेचुटी एंड पेंशन बेनिफिट। मतलब इस स्कीम के तहत जो लोग रिक्रूट होंगे और जो लोग परमानेंट कैडर में नहीं जाएंगे, उनको क्या होगा, इस स्कीम के तहत पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो 25% लोग आगे जाएंगे 4 साल के बाद ड्यूटी करने के बाद, उनको ही केवल पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। तो इस स्कीम को शुरू से हम देख लेते हैं, इसके क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, अग्निवीर स्कीम 2022 में स्टार्ट हुई थी एज अ अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम की तरह स्टार्ट हुई थी और ये आर्म फोर्सेस में रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए लाएगी। देखो, अग्निवीर स्कीम लाने के पीछे वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रीज़न बताया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस होते हैं उसको हम कम कर सकेंगे। और बहुत सारे ऑथर जो एडिटोरियल वगैरह लिखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि इससे क्या होगा, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में इनोवेशन है, उसको बढ़ावा देके हम रिक्रूटमेंट को कम करेंगे और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करेंगे। मगर अभी क्या हुआ है, पैलेस्टाइन और जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ज्यूज के बीच में, उस केस में क्या हुआ है, उस केस में के देखा गया है कि इजराइल जो है पूरी तरह फेल हो गया है, क्योंकि वो ना तो ही टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाए, ना ही उनके पास परमानेंट कैडर था। क्योंकि जो लोग वहाँ रिक्रूट होते हैं वो कुछ समय के लिए सर्विस करते हैं, फिर वो अपनी फील्ड में चले जाते हैं और अपने लिए अलग जॉब तलाशते हैं। इस तरह से वहाँ होता है। तो कुछ ऑथर इसको भी अपोज कर रहे हैं कि जो टेम्परेरी कैडर ये जो बनाया गया है, ये जो जैसे पहले परमानेंट कैडर था, उसका स्वाभिमान था, उसके लोग इज्जत मिलती थी, वो वैसे ही बरकरार रहना चाहिए। देखो आगे क्या बताया गया है, जो सोल्जर इस अग्निपथ स्कीम के अंदर रिक्रूट होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे बताया है कि न्यू सिस्टम इज ओनली फॉर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। मतलब जो पर्सन ऑफिसर रैंक्स के लिए रिक्रूट होते हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग है, मगर जो ऑफिसर रैंक के नीचे हैं उनके लिए अग्निवीर प्रोसेस चलेगी। ओनली लिखा है, ओनली का मतलब है केवल ऑफिसर रैंक के बिलो में रिक्रूट किए जाएंगे। ये लोग 4 साल के लिए मतलब इनका रिक्रूटमेंट 4 साल तक इसी अग्निवीर की तरह चलेगा। फिर 25% जो अग्निवीर हैं वो परमानेंट सर्विस प्रोवाइड करेंगे और वो मिनिमम 15 साल तो जॉब करेंगे और उसके ऊपर कितनी भी कर दो। मतलब ये कहने का है, अग्निवीर के अंदर अगर आपके 100 लोग रिक्रूट होते हैं तो 4 साल तक अग्निवीर की सर्विस देने के बाद ये क्या करेंगे, इसमें से 25 लोग जो है वो परमानेंट सर्विस में चले जाएंगे। उन्हें सारी वही फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो परमानेंट सर्विस वालों को मिलती हैं। आगे बताया गया कि 15 साल तक वो जॉब करेंगे जो परमानेंट सर्विस में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ देखने की है, यही चीज़ बताई गई है इन्होंने कि कैसे। अब इनकी ट्रेनिंग, अग्निवीर की ट्रेनिंग भी कम मंथ की है। देखो, जो नॉर्मली रिक्रूट होते हैं लोग, उनकी ट्रेनिंग 1 साल के करीब होती है, इनकी ट्रेनिंग 6 ही महीने है। और जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है प्रीलिम्स के लिए, वो ये मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि इनको एक सेवा निधि मिलेगा, एक सेवा निधि पैकेज होगा 4 साल के बाद। जो लोग आगे नहीं जा पाएंगे, जो वापस अपने घर चले जाएंगे, तो उनको एक सेवा निधि पैकेज मिलेगा 4 साल। इस पैकेज के अंदर क्या क्या है, पहला है एग्जेम्प्ट फ्रॉम, जो सेवा निधि पैकेज होगा ये इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, एग्जेम्प्ट होगा।
दूसरी चीज़ के सैलरी जो है सेवानिधि पैकेज के अंदर पहली साल 30,000 होगी, फिर ये 40,000 तक पहुंच जाएगी। अग्निवीर कॉर्पस एक फंड बनाया जाएगा, उस फंड में 1/3 जो है वो अग्निपथ, जो अग्निपथ के अंदर लोग रिक्रूट किए गए उनकी सैलरी से कटेगा, अप्रॉक्स 30%। ठीक है, 4 ईयर। अब 4 साल बाद जो 11.71 लाख जो उन्होंने एक्यूमुलेट किया है पैसा, वो अग्निवीर को दे दिया जाएगा। कोई पेंशन नहीं मिलेगी अग्निवीर को, और कोई भी क्या कहते हैं, ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। ग्रेचुटी क्या होता है कि आप कोई भी सर्विस करते हैं सरकारी, तो गिफ्ट के तौर पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ दिया जाता है जो आपने कलेक्शन किया होता है, वो सब कुछ नहीं मिलेगा। अब अगर आपकी अग्निवीर के तौर पर डेथ होती है तो लाइफ इंश्योरेंस के तौर पर 48 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस को, ठीक है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्विस कर रहे हैं। तो यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मतलब अगर आप शहीद होते हैं तो आपको 48 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस की तरह मिलेगा। आप ये देखो पिक्चर की फॉर्म में देख लो, ये बहुत अच्छे से समझाया गया। एलिजिबिलिटी क्या है अग्निवीर के लिए? 17.5 साल से 21 साल तक की एज होना चाहिए आपकी। रिक्रूटमेंट जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ट्रेनिंग बहुत रिगरस होगी, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। सेवा निधि में देखो मैंने बताया 30% जो आपका मंथली वो कंट्रीब्यूशन होगा, उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होगा। 11.71 लाख आफ्टर 4 ईयर आपको मिलेंगे, जिसमें कोई भी आप पर क्या मतलब इनकम टैक्स नहीं लगेगा। डेथ कंपनसेशन मतलब अगर किसी मान लो कोई पर्सन शहीद हो जाता है सेवा देते समय, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस 48 लाख का मिलेगा। एडिशनल एक्स ग्रेडिया 44 लाख का मिलेगा डेथ पर। यही सब चीज़ें, और सेवा निधि के अंदर जो 4 साल में आप कंट्रीब्यूट करते वो पैसा आपको पहले ही मिल जाएगा। आपको का मतलब है कि उसके परिवार वालों को। ठीक है, अब डिसेबिलिटी, अलग अलग डिसेबिलिटी होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इस तरह से ये हमने आर्टिकल देखा कि अग्निवीर स्कीम किस तरह से 2022 में इंट्रोड्यूस की गई, क्यों 4 साल के लिए इसमें अग्निवीर को रखा गया है, 25% लोग कैसे जाएंगे, और सेवा निधि, जो सेवा निधि फंड है वो क्या है, उसमें किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कहते हैं जो अग्निवीर हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से हमें चीज़ों को देखना है। ठीक है, अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में। देखो क्या हुआ है, अगस्त के मुकाबले सितंबर पिछले 5 महीने में क्या हुआ है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग डाउन हुआ है। देखिए यही यहाँ पर लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग मॉडरेटेड। यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि पीएमआई क्या चीज़ है और किस तरह से वर्क करती है। देखो पीएमआई क्या करती है कि ये हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है, इस सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस तरह से रिफॉर्म आते हैं। ठीक है, किस तरह से मतलब किस तरह से उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, यही चीज़ है कि देखो पहले हम देख लेते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो होती है ये दी जाती है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा। ठीक है, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस कंसल्टेंट। ठीक है, इसके द्वारा दी जाती है। ये सर्वे बेस्ड होता है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेटा का यूज़ होता हो। आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाते हैं वहाँ सर्वे कर लेते हैं, सर्विस सेक्टर में जाते हैं वहाँ सर्वे कर लेते हैं, वहाँ के मैनेजर वगैरह से पूछ लेते हैं कि क्या में आपके प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ, आप 100 क्वांटिटी पहले करते थे तो आप 200 क्वांटिटी करने लगे, 150 क्वांटिटी करने लगे। उसी के आधार पर आपको स्कोर दिया जाता है और ये कंपोजिट इंजेक्ट कर दी जाती है। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का डेटा अलग अलग कलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद क्या कर दिया जाता है, एक कंपोजिट इंडेक्स बनाई जाती है। और इस इंडेक्स में 0 से लेकर 100 तक रीडिंग होती है। अगर आपका 50 के करीब रीडिंग आती है तो आपका माना जाता है कि क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है आपका बैलेंस में है, ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है। अगर 50 से ज़्यादा होता है पॉइंट तो माना जाता है आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। और 50 से अगर कम होता है तो माना जाता है कि आपके यहाँ ग्रोथ रेट कम है, प्रोडक्शन घट रहा है। तो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स किसके द्वारा दी जाती है, किस बेस्ड होती है, क्या सर्विस सेक्टर के लिए होती है, क्या कंपोजिट होती है, ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगला
आर्टिकल स्वावलंबन स्कीम के बारे में। देखो स्वावलंबन क्या है, इंडिजनाइजेशन। स्वावलंबन का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट। तो हमारे राजनाथ सिंह ने क्या कहा है कि डिफेंस सेक्टर में हम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम जो है उसे इंडिजनाइज करेंगे। देखो अभी जो इंडिजनाइजेशन होता है तो उसमें पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट इंट्रोड्यूस की जाती है। मतलब आप उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के थ्रू आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब आपके द्वारा उसे इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो 98 ऐसे आइटम बताए गए हैं जिसको डोमेस्टिक रिसोर्स से प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, उसका इंडिजनाइजेशन होगा। और ये एक्चुअली अभी नेवी के फील्ड में चल रहा है। देखो स्वावलंबन क्या है, नवल इनोवेशन एंड इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन एनुअल सेमिनार, मतलब ये एनुअली सेमिनार होगा, ठीक है, स्वावलंबन का। इसमें नवल मतलब नेवी के फील्ड में इनोवेशन लाई जाएगी, इंडिजनाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियल और एकेडमिया से क्या करा जाएगा, संपर्क बनाया जाएगा और सेल्फ रिलायंस लाया जाएगा डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक स्प्रिंट स्कीम आई थी, स्प्रिंट स्कीम देख लेते हैं। स्प्रिंट क्या है, कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बीइंग अंडरटेकन बाय नवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन इन कंजंक्शन विद डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब स्प्रिंट के तहत क्या होगा कि नवल के फील्ड में, नेवी के फील्ड में इनोवेशन और इंडिजनाइजेशन लाई जाएगी और उसे डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोलैबोरेट किया जाएगा। देखो स्प्रिंट की फुल फॉर्म क्या होती है, सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन एंड डिफेंस एक्सीलेंस। वही देखो कुल मिलाकर टोटल बात यही की गई है कि आप स्प्रिंट इनिशिएटिव ले लीजिए चाहे स्वावलंबन ले लीजिए, सब में हम इंडिजनाइजेशन को प्रमोट करेंगे। जितना ज़्यादा हम इंडिजनाइजेशन को प्रमोट करेंगे उससे क्या होगा, हम सेल्फ रिलायंस होंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास ज़्यादा होंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेंगे। रिसेंटली हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा, तो यही स्वावलंबन स्कीम है। अगला आर्टिकल हम देखेंगे, अगला आर्टिकल जो है वो तीस्ता रिवर के बारे में। देखो तीस्ता रिवर के जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि तीस्ता रिवर जो सिक्किम में फ्लड आए थे उसका मेन रीज़न जो था ग्लेशियल आउटबर्स्ट था। देखो यहाँ पर सिक्किम के अंदर एक लेक थी जिसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट कहा जाता है। यहाँ पर ग्लेशियर था और वेदर चेंज होने के कारण, एक्सट्रीम रेन होने के कारण यहाँ से जो ग्लेशियर था ये लिक्विड की फॉर्म में बदल गया और एक्सट्रीम रेन की वजह से ये जो है यहाँ से बाउंड्री से निकल गया। इसी को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कहते हैं। ये वाटर की फॉर्म में निकला और पूरे सिक्किम के एरिया में फ्लड की सिचुएशन डेवलप हो गई। तो सिक्किम में लोगों की बहुत क्षति हुई, जान माल की क्षति हुई। तो इसमें तीस्ता रिवर की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। तो हम तीस्ता रिवर के बारे में देख लेते हैं कुछ। देखो तीस्ता रिवर जो है वो हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर की मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये आपको पता होना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तीस्ता रिवर इज़ अ मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जब वो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है उससे पहले उसे जमुना कहा जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे इसके रिसोर्सेज हैं, मतलब जहाँ से ये निकलती है, ओरिजिनेट होती है, वो बहुत ज़्यादा हैं। देखो फुआर्नी ग्लेशियर भी कहा जाता है, खेंगसे ग्लेशियर, चोलामो लेक। तो मेन जो इसका ओरिजिन है वो सोलामो लेक माना जाता है। क्या माना जाता है? सोलामो लेक, ठीक है। ये साउथवर्ड फ्लो होती है, देखो ये आपको यहाँ दिखाया भी है, ये सिक्किम से लेकर साउथवर्ड फ्लो होती है और इसका बेसिन 17% जो है बांग्लादेश में पाया जाता है। रिमेनिंग बेसिन जो है हमारे इंडिया में मिलता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई, ब्रह्मपुत्र से ज्वाइन करती है। और जो इस पर बैराज बनाए गए हैं, जो डैम बनाए गए हैं, उसमें गजोल ढोबा इन वेस्ट बंगाल और दुआनी इन बांग्लादेश, ये 2 इम्पॉर्टेंट डैम इस पे स्थित हैं। मेजर ट्रिब्यूटरी देखो कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में लाचुंग है, चाकुंग है, दिक्चू है, रानी खोला है, रेंगपो है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में जेमू है, रेंगयोंग है,
रंगीत है। ठीक है, इस तरह से ये हमने तीस्ता रिवर के बेसिक्स जाने। देखो तीस्ता रिवर यूपीएससी के द्वारा लास्ट टू लास्ट ईयर या फिर उससे पहले पूछी गई है। तीस्ता रिवर के बारे में पूछा गया था, इसका ओरिजिनेट कहाँ से होती है और क्या बांग्लादेश में मिलती है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीएससी में पहले आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पूछा है गंडीकोटा कैनायन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। मतलब गंडीकोटा जो कैनायन है वो किस रिवर के द्वारा बनाया जाता है। देखो तो इसमें ये पेनार रिवर, ये पेनार रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेनार रिवर के द्वारा गंडीकोटा कैनायन साउथ इंडिया में बनाया जाता है। ये 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 2022 का, ये देखो रिजर्वायर और स्टेट बताना है और इसमें बताना है कि कौन से सही हैं। हाउ मैनी पेयर्स गिवन एबव इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन से गलत है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर घटपिरवा कह रहे हैं स्टेट तेलंगाना में, देखो गलत है। घटपिरवा जो रिजर्वायर है ये कृष्णा रिवर पर है। आप याद रखना घटापिरवा रिजर्वायर इज ऑन कृष्णा रिवर। ठीक है, कृष्णा रिवर पर है और ये बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका में। तो 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ से इम्पोर्टेंट निकल कर आई। घटापिरवा जो रिजर्वायर है वो कौन सी रिवर पर स्थित है। ठीक है, दूसरी चीज़ निकल गई कौन से स्टेट में स्थित है और कौन से डिस्ट्रिक्ट, बेलगावी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगला गांधी सागर। देखो गांधी सागर जो रिजर्वायर है वो चंबल रिवर पर है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, ये राइट है। इंदिरा सागर कह रहे हैं आंध्र प्रदेश, गलत। इंदिरा सागर भी मध्य प्रदेश में है जो नर्मदा रिवर पर है, तो ये गलत हो गया। देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और मैथॉन जो है बराकार रिवर है झारखंड में, जो वेस्ट बंगाल में जाकर बॉर्डर पर ये मैथॉन रिजर्वायर बनाती है, ये जो है झारखंड में स्थित है। तो कितने पूछा है, नॉट करेक्टली मैच। तो 3 जो हैं वो नॉट करेक्टली मैच है, ओनली 1 ठीक है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है और ये गांधी सागर चंबल रिवर पर है। तो हमने इस तरह से आज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। हमने देखा कि किस तरह तीस्ता रिवर ओरिजिनेट होती है, हमने देखा कि कैसे इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है और इंडिया अपनी एड प्रोवाइड कर रहा है। अग्निवीर स्कीम के बारे में हमने A to Z जाना। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल थे। आपसे मेरी गुजारिश है हमारे आर्टिकल जो हमने पब्लिश किए हैं या फिर जो बनाए हैं उसको आप लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।